जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में भारत और पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े नाम, ये हुआ कैसे? आज की इस गुफ्तगू में हम सिर्फ हकायक की बुनियाद पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ताल्लुकात थे क्या। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। आखिर दुनिया भर की ये बाअसर शख्सियात, ये एलीट्स जेफरी एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कर क्या रहे थे? यही वो मरकजी सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। अच्छा, तो हाल ही में जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, उन्होंने एप्स्टीन के नेटवर्क को एक बार फिर से सबकी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। लेकिन उसके जो आलमी राब्ते थे, ख़ासतौर पर एशिया में, वो कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी हमें नज़र आती है। और यहीं से हमें पहला इशारा मिलता है। एप्स्टीन का एशियाई अशराफिया से मिलना जुलना कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये उसकी अवामी इमेज बनाने की एक बहुत सोची समझी, एक कैलकुलेटेड हिकमत अमली का हिस्सा था। वो जानबूझकर इन लोगों तक पहुंच रहा था। लेकिन इन राब्तों को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर है क्या, क्योंकि ये कोई एक लिस्ट या एक किताब नहीं है। ये बहुत सी अलग अलग चीज़ों का एक मजमुआ है। तो इन फाइल्स में है क्या? देखें, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। इसके बदनाम ज़माना जहाज़ लॉलिता एक्सप्रेस के फ़्लाइट लॉग्स हैं। इसकी ज़ाती कॉन्टैक्ट बुक्स हैं जिनमें 2000 से ज़्यादा नाम हैं। फिर अदालती कार्रवाइयों के कागजात, FBI के छापों से मिलने वाले सबूत और यहाँ तक कि ईमेल्स भी इसमें शामिल हैं। और ये बात समझना सबसे अहम है। किसी का नाम कॉन्टैक्ट बुक में या फ्लाइट लॉग में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो मुजरिम है। असल चीज़ है कॉन्टेक्स्ट, कि नाम का जिक्र किस हवाले से और किस वजह से आया है। सियाको सबाक ही सब कुछ है। यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। दरअसल जेफरी एप्स्टाइन एक ही वक्त में दो बिल्कुल मुख्तलिफ नेटवर्क्स चला रहा था, एक खुफिया और मुजरिमाना और दूसरा दुनिया को दिखाने के लिए। यहाँ ये फ़र्क बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। एक तरफ था उसका खुफिया मुजरिमाना नेटवर्क जो जिनसी स्मगलिंग और उसके करीबी साथियों पर मुश्तमिल था, और दूसरी तरफ एक अवामी नेटवर्क था जिसे वो अपनी साख, अपनी इज्जत बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। तो ये जो लेजिटिमेसी नेटवर्क था ना, इसका मकसद बहुत सीधा था। दुनिया को ये दिखाना कि वो एक कामयाब, ताकतवर और फलाही काम करने वाला इंसान है, और इसके एशियाई राब्ते इसी नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा थे। तो सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान की ये बड़ी शख्सियात इस तस्वीर में कहाँ और कैसे फिट होती हैं? आइए देखते हैं। अब ज़रा भारतीय शख्सियात पर नज़र डालें। अनिल अंबानी, उनसे एक छोटी सी समाजी मुलाकात का जिक्र है। रतन टाटा, उनका नाम एक मुमकिना फ़िलाही हदफ यानी पोटेंशियल डोनर के तौर पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी, उनका नाम सियासी नेटवर्किंग के हवाले से है। और फिर एक नामवर साइंसदान माशेलकर, जो एक साइंसी डिनर में शरीक हुए। तो आप पैटर्न देख रहे हैं ना, सब कुछ कारोबारी, सियासी या इल्मी है, कुछ भी ज़ाती या खुफिया नहीं। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, उनका नाम भी कॉन्टैक्ट बुक में था। एक न्यूक्लियर फिजिक्स्ट परवेज़ हूद भाई, जिन्हें एक ईमेल भेजी गई जिसका उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, और कुछ सिफारतकारों के नाम। तो यहाँ भी बिल्कुल वही पैटर्न नज़र आता है, यानी अवामी और प्रोफेशनल ताल्लुकात, और बस। और अब आती है सबसे अहम बात, पूरी तहकीक का निचोड़। किसी भी सबूत में, किसी भी गवाही में या किसी भी अदालती दस्तावेज़ में किसी भी भारतीय या पाकिस्तानी शख्सियत का नाम एप्स्टीन के जराइम के सिलसिले में नहीं आया है। तो एप्स्टीन की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े थी। एक 3 नुकाती एजेंडा था। पहला, अरबपतियों से मिलो ताकि समाजी वक़ार बढ़े। दूसरा, साइंसदानों को फंडिंग दो ताकि इल्मी साख बने। और तीसरा, सियासतदानों से नेटवर्क बनाओ ताकि असर व रसूख हासिल हो। और एशिया के ये तमाम नाम इसी मंसूबे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। चलिए अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि इस सब का मतलब क्या है और ये असर व रसूख की दुनिया के बारे में हमें क्या बताता है। तो जब हम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। साइंस को अपनी साख चमकाने के लिए इस्तेमाल करना, उभरती हुई मार्केटों में सरमायाकारी के मौके तलाश करना, और अपनी ब्लैक बुक को एक ऐसी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना जिसके पीछे वो अपने असल घिनौने जुराइम छुपा सके। यानी उन लोगों के लिए एप्स्टीन एक अमीर फ़याज़ इंसान था, कोई दरिंदा नहीं।
اس نے اپنی اس دوہری شخصیت کو کمال چالاکی سے اپنے اصل چہرے کو چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ اور آخر میں یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ المیہ یہ نہیں کہ اس نے جرائم کیے، بلکہ یہ کہ اس کے دکھاوے کے نیٹ ورک نے، اس کی عزت کی ڈھال نے کتنی کامیابی سے اس کے اصل مجرمانہ چہرے کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ یہ ہم اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں پیسہ اور اثر و رسوخ کیسے سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔